जेएनयू में जहरीले नारे, सड़क पर हंगामा, यूजीसी नियम पर रोक लगते नया बवाल शुरू। जनरल वर्सेस ओबीसी होगा क्या? यूजीसी के नए नियम पर पिक्चर अभी बाकी। अब सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कह दिया कि सब पीछे पड़ गए। पहले सवर्ण, अब कोर्ट के जजों की जाति निशाने पर। हिंदू को हिंदू से भिड़ाने की भयंकर साजिश हो रही है क्या? सबसे पहले इसका चैप्टर। यूजीसी के नियमों पर रोक लगने के बाद सबको यही लगा कि मामला तो खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, सरकार को नोटिस दे दिया, अब इस विवाद का चैप्टर फिनिश। लेकिन बॉस, ये मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है, बल्कि यहां से तो सवाल उठ रहा है कि क्या राउंड 2 शुरू हो गया है। हमने आपको कल ही कहा था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, नया बवाल हो सकता है। क्योंकि आप देखिए, कल का दिन तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा से ही निकल गया, लेकिन फैसले के 24 घंटे बाद अब इसके आफ्टर इफेक्ट दिखने शुरू हुए हैं। इधर सवर्ण समाज मोर्चा खोलकर बैठा है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक तो ठीक है, लेकिन जब तक सरकार इसे पूरी तरह वापस नहीं लेती तब तक हम नहीं रुकेंगे। उधर ओबीसी वाले भी भयंकर एक्टिव हो गए, वो भी पोस्टरबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। माहौल बन रहा है कि यूजीसी नियमों को लागू करो। सवर्ण समाज से जुड़े संगठन 1 फरवरी को बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। ऐसे नए नारे तैयार हो चुके हैं कि तिलक तराजू और तलवार, इसको हल्के में ना ले सरकार। दूसरी तरफ यूजीसी नियमों का सपोर्ट करने वाले भी खुलकर आ गए। जेएनयू से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला के पोस्टर निकल कर आ गए। जेएनयू में ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद जैसे नारे लग रहे हैं। एक पुतले पर ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद लिखकर उसे जला भी दिया गया। यानी तलवारें दोनों तरफ से खिंच रही हैं। सुप्रीम कोर्ट भी लपेटे में आ गया, क्योंकि जो लोग कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं, वो अब यही माहौल बना रहे हैं कि जब सिस्टम कोर्ट उनका है तो फिर तो फैसला वैसा ही आएगा जैसे आया है। यानी अब जजेस की जाति देखे जाने लगी। आप सोचिए, इस देश में हिंदू को हिंदू से लड़ाने का कैसा प्रयास हो रहा है। और इसलिए आज ये चैप्टर आपको दिखाना जरूरी है कि ये लड़ाई ना हो, हिंदू को हिंदू से लड़ाने का जो प्रयास हो रहा है इसको रोका जा सके। और इसलिए आप देखिए कि कल यूजीसी नियमों पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजों की जाति तलाशी जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जाति पूछी जा रही है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में तो एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के जज है ही नहीं। ऐसे में फैसला तो सवर्ण समाज के हक में ही आएगा। खान सर का एक आधा अधूरा वीडियो वायरल किया जा रहा है, उसकी सच्चाई भी बताऊंगा। मतलब यूजीसी पर जो बवाल मचा था उसका पहला राउंड तो कोर्ट में निपटा, लेकिन घमासान ऐसा लग रहा है कि अब शुरू हुआ है। यूजीसी पर कैसे संग्राम का राउंड 2 शुरू होने लगा है। सवर्ण समाज क्या कह रहा है, जेएनयू में क्या हुआ है, बीजेपी ने चुप्पी तोड़ी तो क्या कहा, जिसको लेकर अलग बवाल हो रहा है। अखिलेश यादव ने कैसे यूजीसी कांड को अपनी पीडीए पॉलिटिक्स से जोड़ दिया है, यह सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन कोर्ट का फैसला आने के बाद जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। बहुत लोगों को लग रहा था कि कल यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो यह मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है बॉस। पूरी पिक्चर तो लग रहा अभी बाकी है, क्योंकि मामला अब जनरल वर्सेस ओबीसी बनाने का प्रयास हो रहा है। सड़कों पर हंगामा होने लगा है, प्रदर्शन होने लगे हैं, यूनिवर्सिटीज में नारेबाजी हो रही है, हिंदू से हिंदू को लड़ाने का माहौल बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के स्टे लगाने के खिलाफ कल रात को लेफ्ट संगठनों ने प्रदर्शन किया और रोहित वेमुला एक्ट को लागू करने की मांग की। इस प्रदर्शन के दौरान जेएनयू में ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद लिखा पुतला जलाया गया। ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारेबाजी हुई। एक बार इसको सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि इन नारों को लेकर जेएनयू स्टूडेंट यूनियन क्या कह रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है। यानी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाई, जेएनयू में रात में वो हाथ उठा के नारे लगाने वाले लोग निकल आए। मनुवाद, आरएसएस, बीजेपी, जातिवाद, सबको लेकर नारे लगने लगे। यानी कोर्ट के फैसले को ऐसा लग रहा है कि जातिवाद से जोड़ दिया गया। आप सोचिए, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में जो लोग खुलकर ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद जैसे नारे लगा रहे हैं, वही लोग ये भी कहते हैं कि यूजीसी के नियम सही हैं, सामान्य वर्ग के साथ गलत ही नहीं होता। तो तुम ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद काहे लिख रहे हो? यह जनरल के साथ गलत नहीं है। गलत अगर होता है तो दूसरे लोगों के साथ ही होता है इनके हिसाब से। यूजीसी का समर्थन करने वाले लोग भी यही तो कह रहे हैं कि अपर कास्ट को कौन सा प्रोटेक्शन चाहिए। लेकिन जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण विरोधी नारेबाजी करके ये लोग खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। ये नारेबाजी ही बता दे रही है कि क्यों प्रोटेक्शन के दायरे में हर छात्र को आना चाहिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो। और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं भाई कि एससी, एसटी, ओबीसी के साथ गलत ना हो, यह तो सुनिश्चित होना ही चाहिए, लेकिन जनरल के साथ भी ना हो, यह सुनिश्चित हो, वरना यही होगा जो हो रहा है। अभी तो यूजीसी के नए नियम लागू नहीं हुए तो यह गदर कटा हुआ है। सोचिए, अगर नए नियम लागू हो गए तो सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ क्या ही होता। यही वजह है कि सामान्य वर्ग इन नियमों
को पूरी तरह से खत्म करने पर अड़ गया है। और यह कौन सी बात है कि एक वर्ग को न्याय देने के लिए दूसरे वर्ग के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जाएं? जेएनयू में लगे इन नारों पर जब विवाद हुआ तो स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी सुनील यादव कहने लगे कि ऐसे नारे तो सिर्फ वैचारिक होते हैं, ये किसी कास्ट या ग्रुप को टारगेट करके नहीं लगाए जाते। इस तरह स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का कहना है कि वो नए नियमों पर रोक की आलोचना करते हैं और चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वंचित वर्ग के जुड़े स्टूडेंट के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करे। और बाकी स्टूडेंट के अधिकारों की रक्षा का क्या है? ये छात्र संगठन रोहित एक्ट को लागू करने की मांग कर रहे हैं, जो उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव, उत्पीड़न और असमानता को रोकने के लिए प्रस्तावित एक विशेष कानून है। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन भले ही यूजीसी के नियमों का समर्थन कर रहा है, लेकिन जेएनयू टीचर एसोसिएशन नए नियमों के समर्थन में नहीं है। एसोसिएशन का कहना है कि एक नए नियम सही मायने में भेदभाव को एड्रेस नहीं करते थे। कुल मिलाकर जेएनयू में यूजीसी के नए नियमों को लेकर घमासान मचा है। लेफ्ट छात्र संगठन इन नियमों के समर्थन में उतर आए। जेएनयू से शुरू हुआ बवाल अब दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी बढ़ने लगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी लेफ्ट स्टूडेंट विंग के छात्रों ने प्रदर्शन किया। यानी धीरे धीरे अब इस पूरे मामले को ऐसा बनाया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर, इस नियम पर रोक लगाकर एससी, एसटी, ओबीसी के साथ कोई अत्याचार कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि इनको प्रोटेक्ट मत करो, बल्कि मिसयूज ना हो एक्ट का, इसके लिए इसमें सुधार कर दो, ये कहा। देश की बाकी यूनिवर्सिटी में भी अब यह सब शुरू हो रहा है। बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें भी ओबीसी, एससी, एसटी छात्रों के संगठन यूजीसी नियमों के पक्ष में उतर आए। इसके लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे ही प्रदर्शन देश के दूसरे हिस्सों में भी हो रहे हैं। यूजीसी के समर्थन में यूपी के बरेली में प्रदर्शन हुआ है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की है। भीम आर्मी चेतावनी दे रही है कि अगर यूजीसी के नियमों को जल्द से जल्द लागू नहीं किया तो वो सड़क पर उतरकर और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। एक बार सुनिए उनको। कोर्ट का फैसला आया है, उसको तत्काल लागू हो, यदि अगर लागू नहीं होता है तो भीम आर्मी बहुत जोर शोर से धरना प्रदर्शन करेगी। यूजीसी का हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और जो जातिवाद जो फैला रखा है इन लोगों ने, उसका भी हम कड़ा विरोध करते हैं। और अगर यूजीसी लागू नहीं हुआ तो भीम आर्मी बड़ा आंदोलन करेगी। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने इस नए नियम पर रोक लगाते हुए सिर्फ इतना कहा कि इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। अगर उसमें जो परिभाषा है उसमें जनरल कैटेगरी को भी शामिल कर दिया जाए तो दिक्कत क्या है? अगर आप यह मानते हैं कि जनरल कैटेगरी का तो शोषण ही नहीं होता, उन पे कोई अत्याचार ही नहीं होता, तो भाई उनको शामिल कर लो। अत्याचार होगा नहीं, केस बनेगा नहीं, तो एससी, एसटी, ओबीसी को कोई खतरा ही नहीं है, फिर दिक्कत क्या है? और जब आप यह मानते हो कि एससी, एसटी, ओबीसी कोई झूठा आरोप नहीं लगा सकती, तो भाई जनरल वाला भी नहीं लगाएगा। दिक्कत क्या है इसमें अगर जनरल वाला भी शामिल हो जाए? यूजीसी के नए नियमों को लेकर कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट भी निशाने पर आ गया है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल कास्ट को भिड़ाने की कोशिश हो रही है। हिंदू को हिंदू से लड़ाने का प्रयास दिखता है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पोस्टरबाजी सोशल मीडिया पर चल रही है। सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की जाति बताकर माहौल बनाया जा रहा है कि क्योंकि कोर्ट में ज्यादातर अपर कास्ट जज हैं, इसलिए उनके पक्ष में ही फैसला आता है। इस तरह के पोस्टर चल रहे हैं जिसमें यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच बनाई जाए, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और महिला जजेस हों। आज तक क्या आपने जजेस की जाति देखकर उनके फैसले को स्वीकार किया है क्या? आप सोचिए कितना भयंकर यह सब चल रहा है कि जज की जाति बताई जा रही है कि देखो देखो ये तो रुकना ही था, ये लोग तो जनरल कास्ट के हैं तो यही ना करेंगे। जनरल कास्ट के जजेस बैठे हैं तो एससी, एसटी, ओबीसी को कभी न्याय नहीं मिला क्या? क्या उन्होंने आरक्षण हटा दिया क्या? यह भी याद रखिए कि इन्हीं जजेस ने ऐसा नियम बनाने के लिए कहा था, लेकिन आज उन्हीं जजेस की जाति गिनाई जा रही है क्योंकि भिड़वाना है। सीधे सीधे जजों को टारगेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ आज ही देश में जजों की जातियों को लेकर एक नया डेटा आया है। संसद में सवाल के जवाब में सरकार ने जुडिशरी में जिस जाति के जितने जज हैं उसका डेटा रखा। अगर आप इसको देखेंगे कि जो लोअर जुडिशरी है, जिसमें आप जिला जज कह लीजिए, क्योंकि भाई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो आप देखते हैं कि वहां पर यह चलता है कि कोलिजियम सिस्टम चलता है, लेकिन जिला जज को अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्या संख्या है? अगर आप देखेंगे एससी, एसटी और अगर आप देखेंगे ओबीसी, इसके कितने जज हैं अगर आप देखने जाएंगे तो सरकारी आंकड़ा कहता है, जो आज ही सदन में रखा गया, कि तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में एससी, एसटी कितने जिला जज हैं? 22%।
और ओबीसी कितने हैं? 76% बॉस। तो अगर आप दोनों को जोड़ दीजिए तो 98% बन जाता है। कर्नाटक आप देखिए, कर्नाटक में जो जिला जज हैं उनके लिए एससी एसटी 24% जिला जज है और ओबीसी 65% है बॉस। देख रहे हैं आप? केरल में अगर आप जिला जज देखिएगा तो केरल के अंदर 8% एससी एसटी समाज से आने वाले जिला जज हैं और ओबीसी 50% है। इसी तरीके से अगर आप आंध्र प्रदेश में देखिएगा, आंध्र प्रदेश में सरकारी आंकड़ा कहता है कि जिला जज एससी एसटी कैटेगरी से आने वाले 24% है और ओबीसी जो है वो 39% है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर एससी एसटी कैटेगरी से आने वाले जिला जज 22% है बॉस और ओबीसी समाज से आने वाले 32% है। बिहार में यह आंकड़ा एससी एसटी के लिए 16% और ओबीसी के लिए 29% का है। और अगर आप नेशनल एवरेज निकालिएगा, नेशनल एवरेज अगर आप निकालिएगा कि भाई नेशनल एवरेज क्या है, तो एससी एसटी के लिए है 19% और ओबीसी के लिए है नेशनल एवरेज, वो बैठता है करीब 27%। ये नेशनल एवरेज आपको बता रहा हूं। यानी राष्ट्रीय औसत भले ही कम दिख रहा हो, लेकिन ऐसा सब जगह नहीं है। देश के कई हिस्सों में जुडिशरी में दलित, आदिवासी, ओबीसी का हाई परसेंटेज दिखता है। कई हिस्सों में औसत प्रतिनिधित्व है। दूसरी बात यह है कि क्या यह प्रतिनिधित्व आबादी के हिसाब से होता तभी जुडिशरी को निष्पक्ष होने का सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? तीसरी बात यह भी है कि जिस तरह से यूजीसी को लेकर कोर्ट और जजेस को कि जाति के मामले में घेरा जा रहा है, उसमें क्या हर वर्ग अपने हिसाब से अपने वर्ग का जज मांगेगा क्या? कल को मान लीजिए सारे ओबीसी जज हो जाएंगे तो क्या जनरल कैटेगरी कहेगा क्या कि भाई ओबीसी जज हो गए तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा? या एससी एसटी वाले कहेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर ओबीसी के बन गए तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा? जिसको न्याय मिलना है उसके ही जाति का जज होना चाहिए क्या? और जहां तक हायर जुडिशरी की बात है तो हाईकोर्ट के जज हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हो, ये कोलेजियम सिस्टम से आते हैं। इनकी नियुक्ति जज ही तय करते हैं। और भाई आप ये भी देखिए, इस देश के आप जजेस की जाति गिनाने लग गए, इस देश के प्रधानमंत्री की जाति क्यों नहीं गिनाते? देश के प्रधानमंत्री खुद ओबीसी समाज से आते हैं, क्या उनके लिए जनरल कैटेगरी ने वोट नहीं किया क्या? उनके मंत्रिमंडल में इतने ओबीसी समाज के मंत्री बने हुए हैं, क्या उनके लिए वो हवा में आए हैं क्या? उनको जनरल कैटेगरी ने वोट नहीं किया क्या? मैंने आपको दिखाया था कि 53% जनरल कैटेगरी का वोट जो है वो सीधे सीधे बीजेपी को जाता है। तो उनको नहीं पता था कि जिन नरेंद्र मोदी को चुनने जा रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है का नारा लगाते हैं, वो मोदी ओबीसी समाज से हैं। यानी जनरल कैटेगरी ओबीसी के खिलाफ नहीं है, ओबीसी जनरल के खिलाफ नहीं है, लेकिन यह माहौल बनाया जा रहा है क्योंकि हिंदू को हिंदू से लड़ाने का प्रयास हो रहा है। और इसीलिए यह खबर आपको देखनी चाहिए, बहुत खतरनाक हो रहा है ये सब देश में। यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि सिस्टम में तो जनरल कैटेगरी के लोग बैठे हैं, उनके हिसाब से फैसला यही आना था। इस नैरेटिव के बीच पटना के मशहूर खान सर की एक वीडियो क्लिप भी वायरल की जा रही है। अब यह वीडियो का क्लिप जो है बड़ा वायरल किया जा रहा है, लेकिन खान सर की पूरी बात नहीं दिखाई जा रही। आधी अधूरी क्लिप जो है वो वायरल की जा रही है और नैरेटिव को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। आप देख रहे हैं कैसे, जो मैं आपसे कह रहा हूं कि हिंदू को हिंदू से लड़ाने के लिए जो प्रयास की बात कर रहा हूं, जो साजिश की बात कर रहा हूं, खान सर का आधा वीडियो काट के चला दिए कि जैसे उन्होंने कहा हो कि उनको भी लगता है कि भाई ये लोग ऊपर बैठे हैं, सिस्टम इन्हीं का, यही जो चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन खान सर की पूरी बात यह थी कि भाई शिक्षा की ताकत है कि जिसको रिजर्वेशन नहीं भी मिल रहा है, अगर पढ़ रहा है तो आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहीं भेदभाव की बात नहीं की थी, लेकिन यह नैरेटिव सोशल मीडिया पे बनाया जा रहा है, आधा अधूरा झूठा क्लिप चलाकर। आप यह भी देखिए कि यूजीसी के नए नियमों को लागू करने को लेकर ओबीसी में माहौल बनाया जा रहा है। उधर सामान्य वर्ग पहले से सड़कों पर है और वो ये कह रहा है कि यूजीसी के नए नियम पूरी तरह से वापस होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नियमों पर अगली सुनवाई 19 मार्च तक के लिए टाली है। 19 मार्च को होगी सुनवाई। अगली सुनवाई तक मोदी सरकार को इस मुद्दे पर कोर्ट में अपना पक्ष भी रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों को खतरनाक बताया है, नई कमेटी गठित करने का सुझाव भी दिया है। कोर्ट में सरकार ने भी यूजीसी के नए नियमों को डिफेंड नहीं किया है। बीजेपी के ज्यादातर नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत ही कर रहे हैं। यानी सारी बातें इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि नए नियमों की विदाई तय है। लेकिन सवर्ण समाज के संगठन इतने पे संतुष्ट नहीं है। वो अगली सुनवाई तक रुकने को तैयार नहीं दिख रहे। उनका सब्र जवाब दे रहा है कि वो चाहते हैं कि सरकार खुद ही एक कदम आगे बढ़े और तुरंत नियम खत्म कर दे।
इन नियमों को लेकर सवर्ण समाज का जो भरोसा हिला है, उसके बाद से सवर्ण समाज के लोग कुछ भी बाद के लिए नहीं छोड़ना चाहते। सुनिए पटना में यूजीसी के नियमों के खिलाफ उतरे संगठन क्या कह रहे हैं। जो सत्र चल रहा है, आज से चालू हुआ है, उस सत्र में भी ये पारित हो जाए कि इसको वापस लिया जाए या इसमें संशोधन किया जाए। हक की बात होती है समानता की, तो बराबरी की बात की जाए। अभी भी आप लोग प्रोटेस्ट जारी एकदम जारी रखेंगे, एकदम बिल्कुल जारी रखेंगे 100%। इस तरह के और ये कानून गलत है, इसको पूर्ण रूप से समाप्त होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान करते हैं, लेकिन जब तक सदन से पास न हो जाए तब तक कैसे मान ले। सामान्य वर्ग का थोड़ा सा विश्वास हिल गया है, इसलिए उनको लगता भैया जब तक पूरी तरह से खत्म ना हो हम शांत नहीं बैठ सकते। सामान्य वर्ग की तरफ से बड़े आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल हो रहे हैं जिसमें 1 फरवरी को बड़े प्रदर्शन की अपील की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही नए नियमों पर रोक लगा दी है, लेकिन सामान्य वर्ग से जुड़े संगठन सड़क पर हैं। कल उन्होंने रोक का जश्न मना लिया, आज वो फिर मोर्चे पर आ गए। एमपी के ग्वालियर में आज सामान्य वर्ग से जुड़े संगठनों ने प्रदर्शन किया, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये लोग यूजीसी नियमों को वापस लेने की मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं। यूजीसी के नियमों के खिलाफ साधु संतों ने भी अपने तेवर नरम नहीं किए। हरिद्वार में साधु संतों और ब्राह्मण समाज के लोगों ने गंगा में दुग्धाभिषेक किया, खून से लेटर लिखकर मोदी सरकार से यूजीसी के काले कानून को वापस लेने की मांग रखी और ऐसा न होने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी भी दे दी। सुनिए एक बार। और यूजीसी कानून बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म हो, और अगर इसके ऊपर पूर्णतः रोक नहीं लगाई गई है तो लाखों करोड़ों में खून से पत्र लिखा जाएगा। सरकार ये काला कानून वापसी नहीं लेती तो जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया है, हम अपना काम करेंगे। हम आक्रोश कम नहीं करेंगे और तेजी से बढ़ाएंगे, क्योंकि ये आने वाला सवाल हमारे बच्चों का है। हरिद्वार की तरह मथुरा में भी साधु संतों ने मोर्चा संभाला। वहां आगे की प्लानिंग के लिए बैठकें चल रही हैं। यह तय हुआ कि यूजीसी के नियम वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। यानी दोनों तरफ से अभी माहौल ठंडा नहीं हुआ है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर जो गुस्सा है वो अब तक ठंडा नहीं होता दिख रहा है, क्योंकि आप देखिए बीजेपी की तरफ से सांसद निशिकांत दुबे लगातार बोल रहे हैं और वो लगातार निशाने पर भी है। आज भी निशिकांत दुबे ने यूजीसी पर बयान दिया और उनके बयान पर बवाल हो गया, क्योंकि निशिकांत दुबे ने यूजीसी के नए नियमों का सारा दोष सुप्रीम कोर्ट पर डाल दिया। कहा कि विरोध तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ होना चाहिए था। एक बार सुनिए इनको। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास किया है और इसीलिए मैंने कहा कि जो कुछ भी आपको कंफ्यूजन दिखाई देता है वो आर्टिकल 14-15 के हिसाब से ठीक हो जाएगा। और कल आपने देखा कि भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल जो है उन्होंने भी कहा कि नहीं, जो चीज़ें कहा जा रहा है वो सही है। और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से वो यूजीसी रेगुलेशन कायम हुआ था। विरोध यदि कहीं होना चाहिए था तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ विरोध होना चाहिए था। उनके ऊपर भरोसा होना चाहिए और जो भी इस तरह की घटिया बातें करते हैं उनकी मानसिकता। लेकिन लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा था कि यूजीसी के नए नियम बनाए तो सामान्य वर्ग को उसमें शामिल न करें। लोग कह रहे हैं कि एक तरफ तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट पर ही दोष मढ़ दे रहे हैं कि आंदोलन तो उसके खिलाफ होना चाहिए था। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आज बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ दी। यूजीसी को लेकर आज बीजेपी का आधिकारिक बयान भी आ गया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में उनसे सवाल किया गया। सवाल के जवाब में सुधांशु त्रिवेदी ने जो कहा, एक बार सुनिए, फिर बताता हूं कि उनके पीछे लोग क्यों पड़ गए। देखिए, चूंकि वह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय ने उस पर स्थगन आदेश दे दिया है, इसलिए उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। परंतु एक बात बहुत स्पष्ट है, पार्टी का विचार कि हम किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देंगे और न्याय सभी को सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अब सोशल मीडिया पे लोग सुधांशु जी के भी पीछे पड़ गए कि भाई आप अगर यही सोचते थे तो पहले डिबेट्स में प्रवक्ता क्यों नहीं आ रहे थे, ये बात पहले क्यों नहीं बोली, वगैरह वगैरह। देखिए, लोगों का अपना गुस्सा है तो इसलिए वो हर चीज में कुछ ना कुछ तो सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है वो बड़ा गंभीर लग रहा है कि भाई आप ओबीसी समाज को, SC ST को, ये एक वर्ग जो है, एक इकोसिस्टम, ये विश्वास दिलाने में लग गया कि देखो तुम्हारे साथ गलत हो गया। जबकि इस कानून में सिर्फ अगर जनरल्स को भी, जनरल कैटेगरी से आने वाले छात्रों को भी प्रोटेक्शन दे दिया जाए और गलत शिकायत ना हो, ये सबके लिए सुनिश्चित कर दिया जाए तो किसी का अहित नहीं होगा। ऐसा नहीं कि SC ST और ओबीसी वाले आप शिकायत नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें तो जनरल कैटेगरी भी है, तब भी आप शिकायत कर पाएंगे और आपके खिलाफ कोई झूठी शिकायत नहीं कर पाएगा अगर उसमें जनरल कैटेगरी भी है। अगर झूठी शिकायत के खिलाफ कोई सजा का प्रावधान हो जाएगा। लेकिन माहौल देखिए कैसे बनाया जा रहा है कि भाई हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, SC ST OBC वर्सेस जनरल का माहौल बनाओ। और इसीलिए
आपको सचेत रहने की जरूरत है। बहुत ध्यान से समझकर इस पूरे मामले पर अपनी राय बनाइए। पाठशाला में फिलहाल अगले चैप्टर का वक्त। पूरी दुनिया में हाहाकार। 60 मिनट में 276 लाख करोड़ रुपए डूबे। रिकॉर्ड बनाता सोना रातों रात क्रैश कैसे हुआ? जमीन के नीचे परमाणु बंकर में कौन जमा कर रहा है गोल्ड? सोने की कीमत के पीछे का असली खेल क्या है? सोना चांदी की कीमत पर कितना खतरा है? यह खरीदने से पहले यह चैप्टर जरूर देख लीजिएगा। सोने की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से जो आंधी आई हुई थी उससे लोग चकाचौंध थे, लेकिन बॉस कल रात 1 घंटे में, मात्र 60 मिनट में कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया शॉक्ड रही। सोने की जो कीमतें आंधी तूफान बनकर बढ़ी जा रही थीं, 2 लाख रुपए तक कीमतें पहुंच रही थीं, अचानक आधी रात औंधे मुंह गिर गईं। गोल्ड प्राइसेस क्रैश कर गए। कल ही सोने की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन रात होते होते सोने की कीमत में ऐतिहासिक गिरावट आ गई। सिर्फ 60 मिनट में सोने की कीमत 8% गिर गई। कल 1 घंटे में करीब 276 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए और इतिहास में ऐसी गिरावट पहले कभी नहीं देखी गई है। आप सोचिए बॉस कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि सोना इतना गिर गया कि 276 लाख करोड़ रुपए उड़ गए। सोने की कीमतों का अचानक ऊपर जाना और फिर यूं क्रैश होना, यह क्या खेल चल रहा है? आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि एक तरफ तो सोने की कीमतों पर हाहाकार मचा है, दूसरी तरफ वो कौन है जो भर भर के सोना जमा कर रहा है? कौन है जिसने सोने के भंडार जमा कर लिए जमीन से सैकड़ों फीट नीचे? आप देखिए कि क्या खेल चल रहा है। एक कंपनी न्यूक्लियर बंकर में सोना जमा कर रही है। हर दिन 1 से 2 टन सोना इस बंकर में लाया जा रहा है, कहा जा रहा है। बंकर में सोने की सुरक्षा जेम्स बॉन्ड स्टाइल में की गई है। यहां इतना सोना है जो कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। क्या सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव के पीछे सोने के इस बंकर का हाथ है? क्या सोने की कीमतें जानबूझकर बढ़ाई जा रही हैं? क्या सोने की कीमतें जानबूझकर गिराई जा रही हैं? अचानक गिरने के पीछे इंटरनेशनल मैनिपुलेशन है क्या? आपको सोना खरीदना है, नहीं खरीदना है? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? और कहां चाइना में इतना सोना मिल गया कि लोग हैरान रह गए। आज आपको सब दिखाने वाला हूं। सबसे पहले देखिए कि सोने चांदी की कीमतों में कितना बड़ा क्रैश आया और ऐसी गिरावट थी जिसने कुछ ही मिनटों में लाखों करोड़ रुपए स्वाहा कर दिए। सोने की कीमत अगर आप देखेंगे, गोल्ड के प्राइसेस, सोने की कीमत जो है उसको लेकर क्या स्थिति बनी आप देखिए। 1 घंटे में यह सब हुआ है। 8:14, 8:14 PM। यह आपको गुरुवार का बता रहा हूं। गुरुवार को रात 8:14 यह गिरावट शुरू हुई। सोने के प्राइसेस गिरने शुरू हुए और 60 मिनट में, मात्र 60 मिनट में 8% गिर गए सोने की कीमत। 8% 1 घंटे में। चांदी की कीमत, ये तो आपको सोने का बताया, चांदी वो 1 घंटे में 8:30 बजे गिरावट शुरू हुई और 30 मिनट में, वो तो और आधे घंटे में, 30 मिनट में चांदी की कीमत ऑलमोस्ट 6.5% गिरी। 6.5% चांदी गिर गया बॉस। और 276 लाख करोड़ रुपए, 276 लाख करोड़ रुपए 1 घंटे में ये स्वाहा हो गए बॉस। खत्म मामला। 276 लाख करोड़ रुपए। क्योंकि लोग सोच रहे थे कि आप सोना चांदी खरीद लिया, अब तो चांदी ही चांदी है। नहीं बॉस, अब यह सिर्फ इत्तेफाक है कि सोने चांदी की कीमतों में सिर्फ 1 घंटे में इतनी भारी गिरावट आ गई, लेकिन या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल है। गुरुवार रात सोने चांदी के साथ दूसरे प्रेशियस मेटल की कीमतों में ओवरऑल कितनी गिरावट हुई पहले वो देखिए। सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 6% गिरी। चांदी में प्रति किलो 16.5% की गिरावट। प्लेटिनम में 15.7% की गिरावट आई। पैलेडियम में 13.4% की गिरावट दर्ज की गई। जिस तरह की गिरावट सोने की कीमतों में आई उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सोना जिसमें निवेश बेहद सुरक्षित माना जाता है, उसकी कीमत गिरने के पीछे लोगों को साजिश नजर आने लगी। कहा जाने लगा कि किसी ने सोने की कीमतों के साथ मैनिपुलेशन किया है, यानी जो गिरावट है वो नेचुरल नहीं है, किसी ने खेल किया पर्दे के पीछे। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सोना ऊपर जा रहा था वो अचानक ऐसे औंधे मुंह गिर गया। देख रहे हैं ये रेड लाइन, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे सीधा जट से नीचे गिर गया। सोने की कीमत में 276 लाख करोड़ रुपए
जो स्वाहा हुए उसके गिरने की वजह से, वो पूरे क्रिप्टो मार्केट की वैल्यू से ज्यादा है। लोग कह रहे हैं कि सोना तो क्रिप्टो की तरह गिर गया है भाई। सोने चांदी की कीमत क्यों गिरी, इसके पीछे का खेल आपको बताता हूं। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। सोने की कीमतों में गिरावट का मुख्य कारण डॉलर का मजबूत होना माना जा रहा है। अमेरिकी डॉलर पिछले 4 साल के सबसे निचले स्तर पर था, लेकिन कल डॉलर में मजबूती आई। डॉलर महंगा होने से दूसरी करेंसी का इस्तेमाल करने वालों के लिए सोना महंगा हो गया। इससे ग्लोबल डिमांड में कमी आई और सोने की कीमतें क्रैश कर गई। इसी वजह से निवेशकों ने जमकर मुनाफा वसूली भी की, जिससे कीमतें गिर गई। निवेशकों में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नए अध्यक्ष को लेकर अनिश्चितता भी है, क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि वो शुक्रवार को नए फेडरल रिजर्व अध्यक्ष का ऐलान करेंगे। इन सारी वजहों से सोने की कीमतों में अचानक से गिरावट देखी गई। आप देखिए कि गिरावट सिर्फ सोने की कीमत में नहीं हुई। जब सोने और चांदी के दाम रॉकेट बने हुए थे तो कई लोगों ने ईटीएफ में निवेश किया। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, सोने में निवेश का डिजिटल तरीका कह सकते हैं आप इसको, जो स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों की तरह ही ट्रेड होता है। ईटीएफ 99.5% शुद्ध फिजिकल गोल्ड से समर्थित होता है। इसी की चोरी का डर या मेकिंग चार्ज नहीं लगता, इसमें चोरी का डर ही नहीं है। ईटीएफ की 1 यूनिट 1 ग्राम सोने के बराबर होती है। सोने के दाम गिरने से ईटीएफ के दाम भी 24% गिर गए, यानी सोने की कीमत में गिरावट का डायरेक्ट असर ईटीएफ पर भी हुआ और यहां भी लोगों को नुकसान हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में भले ही गिरावट आई हो, लेकिन अभी भी निवेश के लिए यह सबसे सुरक्षित माना जा रहा। अभी भी सोने और चांदी की कीमतों को लेकर एक्सपर्ट्स क्या प्रिडिक्शन कर रहे हैं, पहले वो देख लीजिए। जैसे जेपी मॉर्गन ने भविष्यवाणी की है कि सोना 2,80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। अभी भी उनको लगता है आर्थिक अनिश्चितता, महंगाई का डर और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से सोना और महंगा होगा। चांदी, कॉपर और प्लैटिनम की कीमतों में भी तेजी आने की संभावना है। कई एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि कम समय के लिए कीमतों में उतार चढ़ाव होता रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सोना और चांदी की कीमतें ऊपर ही जाएंगी। यानी सोने और चांदी की कीमतें आने वाले समय में गिरावट और देख सकती हैं, जो शॉर्ट टर्म होगा, यानी थोड़े वक्त के लिए होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोने और चांदी में निवेश फायदेमंद होगा, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। बाकी आप निवेश अपने हिसाब से कीजिएगा। हालांकि सोना या चांदी खरीदते समय खुद की रिसर्च बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और अपना विवेक भी। यानी एक तरफ सोने की कीमतों ने दुनिया को हैरान किया हुआ है, बड़े बड़े बैंक और सरकारें हैरान परेशान हैं, तो दूसरी तरफ एक ऐसी कंपनी है जो सोने की भूखी है और लगातार सोना खरीद रही है। यह कंपनी सोने को न्यूक्लियर बंकर में जमा कर रही है। यह ऐसा बंकर है जिस पर परमाणु हमले का भी असर नहीं होगा। इस बंकर को जेम्स बॉन्ड स्टाइल में तैयार किया गया है, जहां किसी के लिए घुसना भी आसान नहीं है। स्विट्जरलैंड की बर्फीली पहाड़ियों में बने इस बंकर में हजारों किलो सोना जमा किया जा चुका है, जिसकी वैल्यू कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। टीथर होल्डिंग लिमिटेड कंपनी स्विट्जरलैंड में न्यूक्लियर बंकर में सोना जमा कर रही है। टीथर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल डॉलर यूएसडीटी की मालिक है। यह कंपनी न्यूक्लियर बंकर में लगातार सोना जमा कर रही है। हर दिन 1 से 2 टन सोना खरीदकर बंकर में भेज देती है। बंकर में अब तक 1,40,000 किलो सोना जमा हो चुका है, जिसकी कीमत 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। बैंक्स और देशों के बाद सबसे ज्यादा सोना टीथर के पास ही है। यानी आप सोचिए कि सिर्फ एक कंपनी टीथर के पास इतना सोना है जो कई देशों के पास भी नहीं है। इसी गोल्ड रिजर्व के दम पर टीथर ग्लोबल इकोनॉमी में एक बड़ा खिलाड़ी बन गया है। टीथर कंपनी ने जो बंकर बनाया है वो सिर्फ नाम का परमाणु बंकर नहीं है। कंपनी के सीईओ इस बंकर की तुलना जासूसी फिल्मों के सीक्रेट ठिकाने से कर चुके हैं। टीथर का यह खजाना स्विट्जरलैंड में एल्प्स की पहाड़ियों के नीचे परमाणु बंकर में रखा है। यह परमाणु बंकर कोल्ड वॉर के दौरान बड़े से बड़े हमलों को झेलने के लिए बनाया गया था। कई फीट मोटे स्टील के दरवाजे, पहाड़ों की गहराई में छिपी रहस्यमयी लोकेशन और हाईटेक सिक्योरिटी से यह बंकर लैस है। इसी वजह से इस बंकर की चर्चा जेम्स बॉन्ड वाले बंकर के तौर पर हो रही है, जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन है। टीथर कंपनी इतना सोना जमा क्यों कर रही है और बंकर में सोना रखने के पीछे उसकी क्या प्लानिंग है, अब उसके बारे में आपको बताता हूं। टीथर कंपनी का मालिकाना हक आईफिनिक्स इंक के पास है। टीथर के सीईओ पाउलो अर्दियोनो और सीएफओ जियान कार्लो देवासिनी है। सीईओ पाउलो ने अमेरिकी ट्रेजरी और फिजिकल गोल्ड में निवेश की योजना बनाई है। टीथर के सीईओ अपनी डिपेंडेंसी अमेरिकी डॉलर पर कम करना चाहते हैं। अगर डॉलर की वैल्यू गिरती है, फिजिकल गोल्ड उनके डिजिटल डॉलर यूएसडीटी को सुरक्षित रख सकता है और इसीलिए वो सोने पे सोना जमा कर रहे हैं। लेकिन सोने को जमा करने वाले वो अकेले नहीं है। आप ये भी देखिए कि टीथर तो बंकर में सोना जमा कर रहा है। दूसरी तरफ चीन में एक नेता के घर से इतना सोना मिला कि लोग हैरान रह गए। ये घर में मिला है भाई। चीन के हाइहो शहर के
पूर्व मेयर झांग शीजांग के घर पर इतना सोना मिला जो किसी ने सोचा नहीं हो। जांच एजेंसियों को झांग चीजांग के घर से 13,500 किलो सोना बरामद हुआ है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उसी गोल्ड की बताई जा रही। पूरे घर में सोना ही सोना पड़ा हुआ था भाई। इतना सोना था कि आदमी को सोना दुश्वार हो जाए कि कोई मेरा सोना ले ना जाए। इतना सोना था कि देखकर लोग हैरान हो जाएं कि सोना कहां है, मतलब नींद वाला सोना कहां है। इतना सोना है, जमीन पे सोना, देखिए रैक में सोना, प्लास्टिक में भर भर के सोना। झांग चीजांग के घर से 3,400 करोड़ भारतीय रुपए के बराबर युआन कैश मिला है। इसके अलावा चीन और विदेश में मौजूद पूर्व मेयर के लग्जरी रियल स्टेट, महंगी कारों के कलेक्शन को भी जब्त किया गया था। झांग चीजांग को करप्शन के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। उन पर गबन पद के दुरुपयोग का आरोप लगा था। यह चीन में करप्शन का अब तक का सबसे बड़ा मामला कहा जा रहा है और यह मामला कुछ वक्त पहले का है। झांग चीजांग के पास जो सोना मिला, नाम देख रहे हैं झांग चीजांग झांग चीजांग के पास जो सोना मिला है वो पूरा का पूरा चीन के गोल्ड रिजर्व में जमा किया गया है। इससे चीन का गोल्ड रिजर्व 13,500 किलो और बढ़ गया। आपको बताता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व किस देश के पास है और भारत की पोजीशन क्या है। दुनिया में सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास 8,133 टन सोना मौजूद है। जर्मनी के पास करीब 3,351 टन सोना है, जो यूरोप में सबसे ज्यादा है। इसके बाद इटली के पास 2,452 टन सोना है। फ्रांस के पास 2,437 टन गोल्ड है। रूस के पास 2,333 टन सोना। चीन के पास 2,264 टन सोना मौजूद है। भारत के पास इस वक्त 800 टन से ज्यादा सोना मौजूद है। यानी भारत के पास भी अच्छा खासा सोना है और यह सोना भारत की अर्थव्यवस्था के हिसाब से ठीक है। लेकिन दुनिया भर में सोना जमा करने की होड़ मची हुई है। आप भी अगर सोना खरीद रहे हैं, चांदी खरीद रहे हैं, तो यह ध्यान रखिए कि कभी भी ऐसे क्रैश की खबर भी आ सकती है। तो थोड़ा दिल मजबूत करके जाइए, पूरा रिसर्च करके जाइए। ऐसा ना हो कि सोना गिरा रातों रात और आप पैनिक में आ गए। चैन से सोना है तो सोना सोच समझ के खरीदे। अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। भाई सोना तो वो खरीदेगा जिसके पास पैसा हो, लेकिन एक भिखारी देश है पाकिस्तान, उसकी बात करता हूं। पीएम मोदी की मदर ऑफ ऑल डील हुई। भारत के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन उस डील में ऐसा क्या है कि भिखारी पाकिस्तान और बर्बाद हो जाएगा। इधर बॉर्डर पर फिर मंडराते पाकिस्तानी ड्रोन, उधर ट्रंप ने अमेरिकियों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। क्या कुछ बड़ा होने वाला है क्या? अब इसका चैप्टर। नरेंद्र मोदी ने ईयू के साथ जो मदर ऑफ ऑल डील की है उससे अमेरिका के तो होश उड़े ही है, लेकिन भिखारी पाकिस्तान कैसे तड़प रहा है यह आज आपको देखना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब से यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील फाइनल की, तब से अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। लेकिन पाकिस्तान में तो पीएम मोदी की मदर ऑफ ऑल डील ने हाहाकार मचा दिया। मुनीर और शहबाज सदमे में आ गए हैं। भिखारी पाकिस्तान पर और बर्बाद होने का खतरा मंडराने लगा है। आप कहेंगे कि डील की मोदी ने, बर्बाद पाकिस्तान क्यों होगा? बताऊंगा। असीम मुनीर तो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 से बचने की तैयारी करे या फिर मोदी की मदर ऑफ ऑल डील से पाकिस्तान को बर्बाद होने से बचाए। आज पाठशाला में विस्तार से बताऊंगा कि कैसे पीएम मोदी की मदर ऑफ ऑल डील में ऐसा क्या है कि भिखारी पाकिस्तान और बर्बाद हो जाएगा। साथ ही बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन्स फिर दिखे हैं। ऐसा क्या हुआ है? ट्रंप ने अचानक से अमेरिका के लोगों से क्यों कह दिया पाकिस्तान मत जाओ? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? आज इसकी भी बात होगी, लेकिन पहले जो गदर मचा है उसकी एक झलक देखिए। नरेंद्र मोदी की मदर ऑफ ऑल डील से पाकिस्तान के हाथ पैर कैसे फूल गए हैं वो आप इस तरह से देखिए कि पाकिस्तान के लोग रो रहे हैं कि मोदी की यह डील कंगाल पाकिस्तान को तो पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर रह चुके गौहर एजाज ने कहा है कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट और रोजगार के एक बड़े हिस्से पर मदर ऑफ ऑल डील की मार पड़ने वाली है। इस डील की वजह से पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का करीब 83,000 करोड़ का एक्सपोर्ट इस डील से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मदर ऑफ ऑल डील से पाकिस्तान के बाजार के सामने जो चुनौतियां आएंगी उनसे निपटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। वहीं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी मदर ऑफ ऑल डील को एक आर्थिक युद्ध करार दिया है। एफपीसीसीआई के वाइस चेयरमैन साकिब फैयाज ने कहा है कि भारत ने युद्ध के मैदान में अपनी ताकत दिखाने के बाद अब ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल डील करके पाकिस्तान के खिलाफ नया आर्थिक युद्ध छेड़ दिया है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत की इस डील से यूरोप के बाजार में पाकिस्तान की पकड़ खत्म हो सकती है। मदर ऑफ ऑल डील से बचने के लिए पाकिस्तान के व्यापारिक संगठनों ने एक्सपोर्ट इमरजेंसी घोषित करने की मांग कर दी है। यानी इधर
भारत के लिए नए दरवाजे खुल गए हैं नरेंद्र मोदी की इस डील से। उधर पाकिस्तान में बुखार छूट रहा है लोगों का। 1 करोड़ लोगों की नौकरी जा सकती है, कह रहे हैं। अब सोचिए, जो ऑलरेडी भिखारी देश है उसका क्या ही होगा। पाकिस्तानी पब्लिक इस डील के लिए ट्रंप के टैरिफ को वजह बता रही। पाकिस्तान में तो लोग कह रहे हैं कि पूरी दुनिया भारत माता की जय कह रही है। सुनिए पाकिस्तानी कैसे नरेंद्र मोदी की इस डील की तारीफ कर रहे हैं और खुद के देश को गाली दे रहे हैं। डील भारत ने की है, चर्चा पाकिस्तानी कर रहे हैं। नाडा जीरो दिख रहा है उनको। मदर ऑफ ऑल डील से मुनीर और शहबाज के होश उड़ गए हैं। दोनों ही अब यूरोपियन यूनियन से गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक उनकी सरकार को मदर ऑफ ऑल डील के खतरों की पूरी जानकारी है। इसके मार से बचने के लिए पाकिस्तान सरकार यूरोपियन यूनियन के अधिकारियों से लगातार संपर्क में। पाकिस्तान यूरोपियन मार्केट में खुद को बचाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। लेकिन मुनीर शहबाज अब कुछ भी करें, पाकिस्तान की पब्लिक मोदी की डील को देख रही है और मुनीर शहबाज की धुलाई कर रही है। एक बार पाकिस्तानी पब्लिक को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के इस तनाव की असली वजह क्या है। पीएम मोदी की मदर ऑफ ऑल डील से पाकिस्तान में क्यों हड़कंप मचा है, इसकी असल वजह भी जानिए। दरअसल पाकिस्तान ने साल 2014 में यूरोपियन यूनियन के साथ GSP प्लस यानी जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस ट्रेड इनिशिएटिव साइन किया। GSP प्लस की वजह से फिलहाल पाकिस्तान को यूरोपियन यूनियन के लिए होने वाले 80% एक्सपोर्ट पर कोई टैरिफ नहीं लगता। लेकिन अगले साल दिसंबर में पाकिस्तान को यूरोपियन यूनियन से मिला GSP प्लस का दर्जा खत्म हो जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान को यूरोपियन मार्केट में अपने एक्सपोर्ट पर टैरिफ देना पड़ेगा। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के मुताबिक उनकी सरकार के लिए GSP प्लस का दर्जा बनाए रखना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए ह्यूमन राइट्स, लेबर स्टैंडर्ड और पर्यावरण से जुड़ी 27 सख्त शर्तों का पालन करना पड़ता है। जबकि भारत को मदर ऑफ ऑल डील के बाद यूरोपियन मार्केट में जीरो टैरिफ एक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान को यूरोपियन मार्केट से अपने सफाई का डर सता रहा है। पाकिस्तान पर ऐसे वक्त में मदर ऑफ ऑल डील की मार पड़ी है जब मुनीर अब तक ऑपरेशन सिंदूर के मार से संभल नहीं पाया। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का खतरा अलग है सिर पर। इसी डर से मुनीर लगातार भारत की सीमा के पास ड्रोन भेज रहा है, ताकि भारत की तैयारियों का कुछ तो पता चले। आज सुबह उजाला होने से पहले भी पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में LOC के पास 15 ड्रोन भेजे। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से वार्निंग फायरिंग करने के बाद ये ड्रोन वापस लौट गए। एक तरफ मुनीर ड्रोन भेज रहा है, दूसरी तरफ बॉर्डर पर भारत के युद्ध अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल की देखा देखी अपनी मिलिट्री ड्रिल भी कर रहा है। मुनीर की सेना ने भारतीय सीमा से 100 किलोमीटर की दूर बहावलपुर में मिलिट्री ड्रिल की है। मुनीर खुद इस ड्रिल को देखने के लिए बहावलपुर पहुंचा। आप देखिए कि मुनीर ने भारत के ऑपरेशन त्रिशूल के से घबराए मुनीर ने अपनी सेना से भी मल्टी डोमेन वॉर के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया है। पाकिस्तानी सेना को मॉडर्न हथियारों, ड्रोन और डिजिटल वॉर की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके लिए बहावलपुर दौरे पर पहुंचे मुनीर ने पाकिस्तानी सेना के लिए STP यानी ई स्किल्स लर्निंग हब की भी शुरुआत की है। मुनीर के सामने पाकिस्तानी सेना ने मिलिट्री ड्रोन का टेस्ट भी किया। मुनीर हर वक्त इस डर में जी रहा है कि बॉर्डर पर मोदी कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। उधर मुनीर और शहबाज को एक और जोर का झटका ट्रंप ने दे दिया। मुनीर और शहबाज ने ट्रंप की जी हजूरी करने में कोई कसर तो छोड़ी नहीं। दौड़े दौड़े कई बार अमेरिका गए दोनों। जहां ट्रंप ने इशारा किया वहां दौड़ते पहुंचे। चापलूसी ऐसी की कि अगर इसका नोबेल प्राइज होता चापलूसी का, तो वो पक्का मुनीर और शहबाज के अलावा किसी को नहीं मिल सकता था। आप देखिए कैसे पाकिस्तान की चापलूसी के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। लेटेस्ट वीडियो में मुनीर पाकिस्तान का राष्ट्रपति जरदारी और पूर्व PM नवाज शरीफ को ट्रंप की बूट पॉलिश करते भी दिखा दिया गया था। लेकिन मुनीर और शहबाज की यह चापलूसी कोई काम नहीं आई और ट्रंप ने पाकिस्तान की एक और इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी। अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर लेवल 3 की ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें अमेरिका के नागरिकों से कहा गया है कि वो पाकिस्तान जाने के प्लान पर दोबारा विचार करें और जरूरी हो तब भी पाकिस्तान जाने से पहले अपनी सुरक्षा के बारे में जरूर ध्यान रखें। यह एडवाइजरी पाकिस्तान में आतंकवाद, अपराध, सिविल अनरेस्ट और किडनैपिंग के बढ़ते खतरे का हवाला देते हुए जारी की गई है। यही नहीं, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लिए तो लेवल 4 की ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसका सीधा मतलब है डू नॉट ट्रैवल, यानी पाकिस्तान में मत जाओ भाई, अमेरिका कह रहा है अपने लोगों से। यह एडवाइजरी ऐसे समय में जारी हुई है जब बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन उड़ रहे हैं। ऐसे में अमेरिका की ट्रैवल एडवाइजरी से पाकिस्तान और दहशत में आ गया है कि ऐसा तो नहीं कि भारत ठोकने वाला है, इसलिए ट्रंप अपने लोगों से कह रहे हैं कि पाकिस्तान मत जाओ। एक तरफ पाकिस्तान को झटके पे झटके लग रहे हैं। इस सब के बीच भारत की मेजबानी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए
पाकिस्तान ऐसे ऐसे कांड कर रहा है जिससे उसकी और भद पिट रही है। T20 वर्ल्ड कप के मामले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट करने के नाम पर अपनी बेइज्जती पहले ही करवा रखी। अब उसने जो नया कांड किया है उसमें पाकिस्तान ने क्रिकेट के मामले में अमेरिका से मदद लेने की कोशिश कर दी, लेकिन अमेरिका ने दो टूक कह दिया कि भाई ये दो देशों का मामला है, अपना देखो, मेरे पास क्या आ रहे हो। ट्रंप पाकिस्तान के फूफा लगते हैं जो हर बात में शिकायत करने पहुंच जाते हैं कि देखिए मोदी ने ऐसा कर दिया, देखिए भारत ने ऐसा कर दिया। अमेरिकियों ने भी कह दिया भाई अपना देखो, तुम दोनों का मामला है, हमारे हम क्या करेंगे। तो ये तो हैसियत है उनकी, यही करते रह जाएंगे लोग। ये तो AI से जनरेट है, लेकिन सच्चाई यही है। खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर, बंगाल का अग्निकांड, सड़क पर उतर गई भीड़, ममता के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है क्या। बंगाल में अग्निकांड में मरे हिंदुओं को लेकर बीजेपी का ममता पर बड़ा हमला। क्या हुआ कि बवाल मच गया, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, ममता बनर्जी की मुश्किल भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। मुस्लिम वोटों के लिए जूझ रही ममता बनर्जी को पहले बंगाल के ओवैसी कहे जा रहे हुमायूं कबीर ने झटका दिया। अब कोलकाता के आनंदपुर में हुआ अग्निकांड ममता बनर्जी के गले की हड्डी बन रहा है। कोलकाता अग्निकांड में ममता बनर्जी का कनेक्शन जोड़ते हुए बीजेपी ने आरोप लगा दिया कि भाई ममता बनर्जी जवाब दें, और प्रदर्शन किया, जिसे देखकर ममता बनर्जी का पूरा चुनावी समीकरण ही बिगड़ा हुआ है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर आनंदपुर अग्निकांड में आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। मरने वाले सभी हिंदू हैं, इसलिए ममता पर अनदेखी का भी आरोप लगाया बीजेपी ने। वहीं अवैध घुसपैठ रोकने के मामले में हाईकोर्ट ने भी बंगाल सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। कोलकाता के आनंदपुर में हुए अग्निकांड को 5 दिन हो चुके हैं, अब तक लाशें निकाली जा रही हैं। इससे बंगाल की सियासत में आग लग गई। आज बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ता आनंदपुर पहुंचे और यहां पर उन्होंने लंबा चौड़ा पैदल मार्च निकाला। सैकड़ों लोग भी इस मार्च में इकट्ठा हुए। इस दौरान बीजेपी ने ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार पर जमकर हमला बोला। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर आरोपियों को बचाने का आरोप तो लगाया ही, साथ ही यह भी कह दिया कि मरने वाले हिंदू थे सारे, इसलिए ममता बनर्जी मामले से दूरी बनाकर बैठी। सुनिए एक बार शुवेंदु अधिकारी। जो इंसिडेंट में जो लोग अब तक डेथ हुआ, लापता है, सब हिंदू है, खास कम्युनिटी का नहीं है, ममता बनर्जी का वोट बैंक नहीं है, इसलिए नहीं आया। और उनका जो साथ में है फॉरेन ट्रिप में चीफ मिनिस्टर का ऑफिशियल डेलीगेशन में, वो मेन आर्किटेक्टर है जेनोसाइड का, इसलिए चीफ मिनिस्टर जानबूझ के ये इतना बड़ा हादसा स्किप कर गया। बीजेपी के नेता अग्निकांड की जांच की मांग को लेकर 29 जनवरी को आनंदपुर पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ही आनंदपुर की हादसे वाली जगह को चारों तरफ से सील कर दिया गया था। पुलिस ने इलाके में धारा 163 लगा दी थी। 100 मीटर के दायरे में 4 लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई थी। इस दौरान जब बीजेपी के नेता पहुंचे तो उन्होंने बंगाल पुलिस ने पहले ही उनको रोक दिया, जिसके बाद बीजेपी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तब जाकर आज बीजेपी को प्रोटेस्ट की इजाजत मिल पाई। आज प्रोटेस्ट के दौरान शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी का एक पोस्टर भी लिए हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें फूड चेन का एक मालिक ममता बनर्जी के साथ है, जो ममता बनर्जी के साथ व्यापार प्रतिनिधि मंडल में विदेश दौरे पर गया था। शुवेंदु अधिकारी का आरोप है कि आरोपियों का ममता बनर्जी के साथ कनेक्शन है, इसलिए ममता बनर्जी कोई एक्शन नहीं ले रही। यह बीजेपी का आरोप है। इस मामले में ममता बनर्जी को बीजेपी ने चारों तरफ से घेर रखा है। बीजेपी आरोप पे आरोप लगा रही है और कह रही है कि ममता बनर्जी ने घटना के 5 दिन बाद भी घटनास्थल का दौरा क्यों नहीं किया। टीएमसी इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों को संरक्षण दे रही है। बीजेपी कह रही है कि कंपनी के छोटे अधिकारियों की गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, कंपनी के मालिकों को तुरंत गिरफ्तार करो। इसके साथ ही मुआवजा राशि को 10 से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करो। बीजेपी के प्रोटेस्ट से पहले आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया और राहत बचाव का काम भी देखा। आप सोचिए कि घटनास्थल पर राज्यपाल भी पहुंच गए, लेकिन घटना के 5 दिन बाद भी ममता बनर्जी ने वहां जाने की जहमत नहीं उठाई। जबकि ईडी की रेड का मामला था तो ममता बनर्जी दंदनाते हुए पहुंच गई थी दफ्तर में कि यह ईडी क्या कर रही है। बीजेपी आरोप लगा रही कि यहां क्यों नहीं आ पाई उसी स्पीड से। तो बंगाल की पॉलिटिक्स में इस वक्त भूचाल आ रखा है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.